दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रही। मतलब करीब करीब 320 साल तक ये दिल्ली सल्तनत रही, जिसमें बहुत सारे करीब करीब 23 सुल्तान आए और उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से भारत पर शासन किया, दिल्ली पर शासन किया। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा जो मेडिवल हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है, अगर वो नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके वो वीडियो जरूर देखें। उससे आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि जो दिल्ली सल्तनत थी, इसकी नींव कैसे रखी गई, दिल्ली सल्तनत आई कहां से, दिल्ली सल्तनत का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री जो है, मतलब भारत का जो इतिहास है, उसको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम बात कर रहे हैं इस मध्यकालीन भारत का इतिहास की, जो 8वीं सेंचुरी से लेके 18वीं सेंचुरी तक रही। और उसमें हम बात कर रहे हैं अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में, जो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रही। तो इसके जो इंपॉर्टेंट जो राज्य थे, इंपॉर्टेंट जो किंगडम्स थे, वो अगर हम बात करें, इसको अगर हम मैप में देखें तो एक 3 यहाँ पे हम एरिया इसमें मतलब अलग अलग कर सकते हैं कि एक जो आपका एरिया है, एक वो एरिया हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे नॉर्थ इंडिया। इसमें ये मतलब ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा नॉर्थ इंडिया में ही कवर होगा। इसके बाद हम जो सेकंड जो है, उसको हम यहाँ डिवाइड करेंगे, जो होगा आपका दक्कन वाला जो एरिया होगा। ये जो एरिया होगा, ये दक्कन वाला एरिया होगा। और इसके नीचे फिर हम अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा साउथ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, जो 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हमने, नॉर्थ इंडिया, एक दक्कन वाला जो एरिया है और एक साउथ इंडिया है। तो जो साउथ इंडिया है, वहां पे जो मेन शासन रहा है वो पांडवस का रहा है और पल्लव्स का रहा है। ऐसे ही अगर हम दक्कन की बात करें तो यहाँ पे भी साम्राज्य हुए हैं, तो जिनमें से एक विजयनगर जो साम्राज्य था वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। ऐसे ही अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, मुगल, ये मेन हुए हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि सबसे पहले जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में अटैक किया, इसके बाद फिर हमारा जो महमूद गजनबी है, फिर महमूद गजनबी आया, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें उसका जो प्रमुख आक्रमण था वो था सोमनाथ के मंदिर के ऊपर, सोमेश्वर के ऊपर। इसके बाद फिर मोहम्मद गौरी आया। तो मोहम्मद गौरी ने जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो मुल्तान पे किया हुआ था। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो जब मोहम्मद गौरी था, तो मोहम्मद गौरी के साथ में उसके 4 गुलाम आए थे, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले पार्ट में बता चुका हूं। तो वो जो 4 गुलाम थे, उन तो मोहम्मद गौरी की जो विजय हुई है, उन विजय में उन 4 गुलाम का बहुत बड़ा रोल रहा था। तो ये चारों गुलाम जो थे वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एलदोज, कुवाचा और बख्तियार खिलजी। तो जब मोहम्मद गौरी का चूंकि क्या है, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसका उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन जब वो यहां से वापस जा रहा था तो यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी जब यहाँ से वापस गया, फिर उसकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु के बाद जो भारतीय जिसका हम बोल सकते हैं कि उसका जो भारतीय राज्य हुआ करता था, उस पे इसके जो गुलाम थे ये चारों, उनका अधिकार हो गया। इसको हम थोड़ा सा मैप में भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो भारतीय क्षेत्र जो था, मतलब ये जो एरिया था, ये भारतीय क्षेत्र में आया हुआ करता था, और ये इस एरिया पे जो शासन करने लगा था वो करने लगा था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। तो एक गुलाम यहां आ गया, एक गुलाम इधर पहुंच गया था गजनी की तरफ। तो जो गजनी की तरफ गया वो था ताजुद्दीन एलदोज। ऐसे एक जो एरिया था, ये उच्च वाला जो एरिया था, इस उच्च वाली एरिया में इसका जो तीसरा गुलाम था वो पहुंच गया था कुबाचा। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि बंगाल जो एरिया था, ये बंगाल वाले एरिया पे जो कब्जा किया था वो किया था बख्तियार खिलजी ने। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो बख्तियार खिलजी था, यहाँ पे लक्ष्मण सेन की राजधानी के ऊपर उसने अटैक किया था। तो एक व्यापारी के बेस में वहां पर उसने अटैक किया था। तो व्यापारी के बेस में जब ये गया तो उसको लगा, लक्ष्मण सेन को लगा कि ऐसा नहीं होगा कि अगर वो व्यापारी बेस में आया है, जैसे उसको मतलब जैसे उसको पता चला, तो उसने सोचा कि व्यापारी बेस में आया तो है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अपनी सेना लेके नहीं आया हो। तो फिर यहां से क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी के डर से
जो लक्ष्मण सेन यहाँ का शासक हुआ करता था, वो यहाँ से अपनी राजधानी छोड़ के भाग गया और बगैर लड़े ही बख्तियार खिलजी को बंगाल का राज्य मिल गया था। इस तरीके से ये भी अरबी साम्राज्य में आ गया था। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत जो आई है वो आई कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वीराज सिंह चौहान थर्ड जो थे, उनका और मोहम्मद गौरी का जो युद्ध हुआ था सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में। इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत आई। जो दिल्ली सल्तनत आई है 320 साल के लिए। इसके बाद फिर बाबर ने अटैक किया था। उतने टाइम पे दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी सुल्तान था वो हुआ करता था। तो बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। इस तरीके से फिर बाबर ने मुगल डायनेस्टी या मुगल राजवंश की स्थापना की थी। चलिए हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, सारी जो डायनेस्टीज यहाँ पे आई हैं दिल्ली सल्तनत की। तो देखिए, सबसे पहले 1206 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, अगर हम यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो भारत इंडिया वाला जो पोर्शन था, ये वाले पोर्शन की हम सिर्फ बात करेंगे, ये वाला पोर्शन, यहां पे क्या चल रहा था। तो सबसे पहले 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में ये एरिया आ गया था। तो उसने जो स्थापना की वो थी स्थापना की मामलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी की, जिसे हम बोलते हैं गुलाम वंश। ये रहा 84 ईयर्स तक, 1206 से 1290 तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद फिर 1290 से लेके 1320 तक, 1290 से 1320 तक रही है खिलजी डायनेस्टी, जिसकी जो स्थापना थी उसका जो श्रेय जाता है वो जाता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। इसके बाद फिर आई तुगलक डायनेस्टी, जो 94 ईयर्स तक रही है, और इसका जो बनाने का श्रेय जाता है, इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। और ये डायनेस्टी रही है 1320 से 1414 तक, 1414 ईस्वी तक। इसके बाद फिर जो अगर हम बात करें कि जो दिल्ली सल्तनत का जो राइज हुआ है वो इन्हीं तीनों के काल में हुआ है। इसके बाद जब सैयद वंश आया और लोधी वंश आए, तो इनके राज्य में केवल दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल हुआ है। मैं दोस्तों आपको आगे मैप में इस चीज के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत में जो मामलूक डायनेस्टी आई उसके पास कितना राज्य था, खिलजी डायनेस्टी के पास कितना राज्य था, तुगलक के पास कितना राज्य था, उसके बाद फिर हम सैयद और लोधी का देखेंगे कि इनके पास कितना सा राज्य बचा हुआ था। तो जो इसके बाद फिर जो लोधी वंश आया, लोधी वंश ये रहे करीब 75 साल, जो दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान हुआ करते थे इसके। तो इसका जो स्थापना का जो श्रेय जाता है वो ये थे मेनली, ये थी अफगान डायनेस्टी, अफगानिस्तान से आए हुए थे। और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है बहलोल लोधी को। ये डायनेस्टी रही है 1451 से लेके 1526 तक। तो 1526 के बाद इसका जो आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी और बाबर का युद्ध हुआ था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। इसके बाद फिर मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई। इसके बाद दोस्तों मैं एक शायद भूल गया हूं सैयद डायनेस्टी के बारे में बताना। तो सैयद डायनेस्टी थी, ये रही है 37 ईयर्स, जो रही है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। और इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है वो जाता है खिज्र खां को। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के उपरांत मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया और भारत का राजकाज अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया था। तो भारत में तुर्की शासन की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसके बाद 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के संतानों के नाम से विख्यात हुए। चलिए अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की, जो रहा है 1206 से 1290 तक। तो इसमें जो मेन जो हुए हैं वो हुआ है सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इसकी स्थापना की थी, लेकिन ये केवल 4 साल ही रह पाया, 1206 से 1210 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं। मामलूक का शब्द का जो मतलब होता है वो होता है कि इनके जो माता पिता थे वो स्वतंत्र थे, लेकिन जो इनके बच्चे हैं, माता पिता के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से गुलाम बन गए। तो इस तरीके के जो गुलाम हुआ करते थे उनको मामलूक कहा जाता था, क्योंकि ये लोग गुलाम थे। गुलाम का मतलब दोस्तों इस तरीके से गुलाम नहीं है जो जिनसे घर का कामकाज करवाया जाए। यहाँ गुलाम होने का मतलब होता था कि इनको आर्मी में रखा जाता था,
जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था, जिसमें उसकी मोहम्मद गोरी की जितनी भी विजय हुई हैं उनमें इसका श्रेय बहुत ज्यादा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको एक इलवरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो इतिहासकारों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको वो फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं कि इलवरी डायनेस्टी ही इसका नाम रहेगा। तो इसके मेरे लिए 3 नाम है, गुलाम वंश हो गया, मामलुक वंश हो गया या इलवरी वंश हो गया। तो चलिए हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि जो भारतीय क्षेत्र का नियंत्रण था वो ऐबक के पास आ गया था, गजनी एल्दोज के पास पहुंच गया था, उच्च कुवाचा के पास पहुंच गया था, और बंगाल जो था वो बख्तियार खिलजी के पास पहुंच गया था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम, एक मस्जिद थी, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, और इसके अलावा इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये अजमेर में है। तो इस तरीके से इसने ये निर्माण कराया था। इसके अलावा हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर, ये दो उतने टाइम पे जिनको हम बोल सकते हैं संत हुआ करते थे, तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया हुआ था। इसके अलावा इसकी जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ये जो एरिया था ये इसकी राजधानी हुआ करती थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो एरिया था, अगर हम दिल्ली सल्तनत की लास्ट तक बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत का इतना एरिया था जो स्लेव डायनेस्टी के अंडर में था, जो गुलाम वंश के अंडर में था। ये रहे 1206 से 1290 तक, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी राजधानी लाहौर थी, जो दिल्ली पहुंची थी इल्तुतमिश के टाइम पे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐबक ने जो महत्वपूर्ण काम किया था, एक तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी। दूसरा, इसके जो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जो बहुत ही फेमस, जिसको आप बोल सकते हैं। और आगे चल के इसने इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। तो इल्तुतमिश के टाइम पे जो संत हुआ करते थे या इतिहासकार हुआ करते थे वो थे मिनहाजुद्दीन सिराज। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय का सुल्तान बताया है, और इसकी उदारता के लिए इसे लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि लाखों में दान दिया करता था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो पॉइंट्स जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने साम्राज्य विस्तार ना करके इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसने राज्य के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया था, क्योंकि ये नया नया साम्राज्य था। तो सबसे पहले उस साम्राज्य को सुदृढ़ करना सबसे ज्यादा जरूरी था, ना कि उसका विस्तार करना। इसके बाद फिर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते टाइम घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था, जो था आराम शाह, जैसा आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं आराम शाह, ये सुल्तान बना। और आराम शाह, जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, ये अयोग्य था। तो बाद में इल्तुतमिश ने ऐसे ही युद्ध में पराजित करके मार डाला और स्वयं सुल्तान बना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चौगान जो होता था, वो आज जो पोलो गेम होता है वो चौगान गेम हुआ करता था उतने टाइम पे, चौगान नाम से फेमस था। तो इस तरीके से इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए तब हम आगे बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ही इज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ये जो इसके पीछे एक रीजन है कि इल्तुतमिश जो था, ये सबसे पहली बात इसने एक राजधानी बनाई थी जो लाहौर से दिल्ली बनाई थी। इसने ये लाहौर से इसने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था राजधानी को। तो इसके पास एक जो एक सुल्तान होने के लिए एक टेरिटरी होना बहुत आवश्यक है। तो इसके पास एक टेरिटरी थी, एक राजधानी थी दिल्ली। इसके अलावा इसने और भी जो काम किए थे उनमें से एक था चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये 2 इसने सिक्के चलाए हुए थे। तो एक सुल्तान होने के लिए जो जो जरूरी चीजें हुआ करती थी वो सारी इसने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं समझा, उसने अपने आप को कभी सुल्तान की उपाधि नहीं दी, ना ही उसने अपने नाम से कोई खुतबा पढ़वाया, ना ही उसने अपने नाम से कोई सिक्के चलवाए। तो इल्तुतमिश को इन्हीं सब कारणों से जो चाहे आप करेंसी की बात कर लें,
चाहे आप राजधानी की बात कर लें, चाहे आप टेरिटरी की बात कर लें, और चाहे आप एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा थे, अब्बासी खलीफा, उनसे मान्यता का अधिकार प्राप्त किया था। तो ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे थे जिसके कारण इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। तो जब इसको बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार प्राप्त हुआ, तो इसने इसका जो प्रयोग था वो भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए किया। इसके अलावा इसने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेवलप किया था, जिसमें राज्य के जो अलग अलग पार्ट्स हुआ करते थे उनको एक सेंटर के साथ इसने जोड़ा। तो एक सेंट्रलाइज्ड शासन इसने करने की कोशिश की। इसके अलावा 1231-32 में इसने कुतुब मीनार का भी निर्माण कार्य पूरा करवाया। और इसके बारे में एक और चीज कही जाती है कि इसने जो दिल्ली सल्तनत जस्ट यहां पे हम कह सकते हैं कि जस्ट फॉर्म हो रही थी, तो फॉर्म होने के टाइम पे क्या हुआ था कि जो उतने टाइम पे जो मंगोल्स थे, तो मंगोल्स ने पर्सिया के ऊपर अटैक किया था। तो वहां का जो शाह हुआ करता था उतने टाइम पे, उस शाह का जो बेटा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगवर्नी, ये बात है 1212 की। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1212 ईस्वी में तो चंगेज खान जब उसके ऊपर अटैक किया तो वहां का शाह तो भाग गया, लेकिन उसका जो बेटा था जलालुद्दीन मांगबरनी, वो सिंध की तरफ आने लगा अपनी जान बचाने के लिए। वो उसका पीछा करते करते चंगेज खान भी उसके पीछे आने लगा। तो जब यहाँ पे ये पहुंचा इल्तुतमिश के पास, तो इल्तुतमिश को उसने बोला कि हमें आपकी शरण चाहिए, हमें चंगेज खां से बचा लीजिए। तो इसके पीछे इल्तुतमिश ने बड़ी ही डिप्लोमेसी से उसको आंसर किया कि हम आपको यहाँ पे शरण दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ पे रहोगे तो यहाँ पे जो आप यहाँ का जो वातावरण है वो आपके हिसाब से नहीं है, कि जलवायु आपके हिसाब से नहीं है, तो यहाँ पे आप वैसे ही रहोगे तो कुछ दिन में आप वैसे ही मर जाओगे। तो इल्तुतमिश को लगा कि ये मतलब मेरे भले के बारे में ही सोच रहा है। तो ये वहां से फिर सिंध के पास से, आप इसको मैप में देख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो सिंध वाला जो एरिया था, ये यहां से आया, यहां से एंटर कर रहा था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने इसको बताया, तो ये यहाँ से सिंध वाले एरिया से यहाँ से निकल गया था। तो इस तरीके से एक जो दिल्ली डायनेस्टी जो बन रही थी, दिल्ली सल्तनत जो बन रही थी, ये दिल्ली सल्तनत अब चूंकि ये यहां से निकल गया, तो ये यहां से निकला, तो ये इसके साथ साथ चंगेज खां भी इसके पीछे पीछे चला गया। तो चंगेज खां की नजर यहां पे नहीं पड़ी। तो इस तरीके से इसने जो सल्तनत, जो नई नई सल्तनत फॉर्म हो रही थी, उसको चंगेज खां के आक्रमण से बचाया। क्योंकि चंगेज खां का जो मंगोल जो डायनेस्टी हुआ करती थी, वो बहुत ही उतने टाइम पे जिसको आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ताकतवर, बहुत ही स्ट्रांग डायनेस्टी हुआ करती थी। इसके अलावा भारत में जो पहला मकबरा बना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत में जो मकबरा बना, जो पहला मकबरा बना, वो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। और अगर हम बात करें तो ये जो प्रसिद्ध जो संत हुआ करते थे, जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन, ये लोग इसी के दरबार में हुआ करते थे। इसके अलावा जब इसने जो जो सुल्तान का जो पद था, इसने वंशानुगत बनाने की कोशिश की। तो दोस्तों इतने ही पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, तो रुकनुद्दीन फिरोज को तुर्की के जो अमीर थे, हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इल्तुतमिश ने एक तुर्कन चहलगनी ये फॉर्म किया था, जो 40 गुलाम सरदारों का एक गुप्त संगठन हुआ करता था। इसका आगे चल के जो स्लेव डायनेस्टी हुई उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। ये लोग कभी भी किसी को भी सुल्तान बना दिया करते थे, कभी भी किसी को सुल्तान के पद से हटा दिया करते थे। तो तुर्कन चहलगनी की जो स्थापना की थी वो इल्तुतमिश ने ही की थी। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को तुर्की के जो अमीर थे इन लोगों ने सुल्तान बना दिया। तो इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु किसी रोग के कारण हुई थी। लेकिन जो रुकनुद्दीन फिरोज था ये बहुत ही अयोग्य शासक था, ये मुश्किल से 7 महीने ही शासन कर पाया था। तो रुकनुद्दीन के समय में जो वास्तविक सत्ता थी वो उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी, जो एक अति महत्वाकांक्षी और लालची महिला थी। इसलिए दिल्ली की जो जनता थी, तो दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन को हटा के रजिया को सुल्तान बना दिया था।
तो इस तरीके से रजिया के बारे में पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ था, दिल्ली सल्तनत के जो 23 सुल्तान हुए, इन 23 सुल्तानों में से पहली बार ऐसा हुआ था कि जब कोई सुल्तान जनता के समर्थन से गद्दी पे बैठा था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रजिया के बारे में एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एतगीन जो हुआ करता था, तो एतगीन को इसने बदायूं का अक्तादार बनाया था, अल्तुनिया को सरहिंद का अक्तादार बनाया था। इसके अलावा एक अबीसिनियन मलिक याकूत था, इस मलिक याकूत को इसने अमीर याकुर जो अश्वशाला का प्रधान था, इसके लिए एक सॉफ्ट हर्ट रखती थी रजिया सुल्तान, तो इसने उसको अमीर याकुर, जो बहुत बड़ा पद उसके टाइम पे हुआ करता था, तो ये अमीर याकुर उसने मलिक याकूत को बनाया था। तो रजिया के काल में ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इस संघर्ष का जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है अल्तुनिया को, जिसको इसने सरहिंद, जो आज का जिसको आप बोल सकते हो भटिंडा जो है उसको सरहिंद बोल सकते हैं। तो ये जो था ये अपना अल्तुनिया को इसने बनाया था। तो अल्तुनिया ने ही सबसे पहले विद्रोह किया था। तो ये 1240 में इसने विद्रोह किया था। तो जब रजिया सुल्तान इस विद्रोह को दबाने के लिए सरहिंद गई तो इसने उसको रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। तो यहाँ पे रजिया ने बड़ी डिप्लोमेसी खेल के अल्तुनिया से विवाह कर लिया। लेकिन जब तक इसने विवाह किया तो जो चहलगनी जो था, तुर्की सरदारों का जो संगठन था उन लोगों ने इसका जो रजिया का जो भाई था बहराम शाह, उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। तो जब रजिया सुल्तान वहां से वापस आ रही थी तो रास्ते में ही कैथल के पास में, जो हरियाणा के पास एक कैथल जगह है, वहां पे रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को मौत के घाट बहराम शाह ने उतरवा दिया था। तो 1240 में अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली के तख्त पर बैठाया। बहराम शाह ने रजिया को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी। फिर बहराम शाह ने 1240 से लेकर 1242 तक शासन किया। तो इसके शासन के काल के बारे में ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो है कि इसने एक पद बनाया था, जो पद था नायब का, जो काफी इंपॉर्टेंट हुआ ये नायब का पद। इसको नायब या फिर नायब मामलिकात भी बोला करते थे। तो जो सबसे पहले जो नायब बना वो बना था एतगीन, जो रजिया के शासनकाल में बदायूं का अक्तादार बनाया गया था। तो दोस्तों मैं आपको इक्तादार के बारे में बता दूं। एक इक्ता सिस्टम होता था, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता था, यहाँ पे जो एक लैंड हुआ करती थी उसको कुछ पीसेस में बांट दिया जाता था, जिनको इक्ता बोलते थे। जैसे इस तरीके से हमने ये बांट दिया, ये कुछ पीसेस बनाए और इनको बना दिया। तो इसमें क्या होता था कि ये जो जिनके अंडर में रहती थी, जैसे सपोज ये लैंड बनी हुई, तो यहाँ पे मान लो ये सुल्तान की लैंड है, इसके बाद ये फिर एक इक्तादार है, फिर ये दूसरा इक्तादार है, फिर ये तीसरा इक्तादार की लैंड हो गई। तो ये लैंड जो पीस ऑफ लैंड हुआ करती थी, ये पीस ऑफ लैंड किसी न किसी मिलिट्री पर्सन के अंडर में कर दी जाती थी कि इसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो रेवेन्यू सुल्तान तक पहुंचाने का जो काम होता था वो इक्तादार या अक्तादार का हुआ करता था। दूसरी चीज, यहां से जो भी यहां पे जैसे सपोज कोई अक्तादार है तो वो अक्तादार एक तो सुल्तान को रेवेन्यू देगा, दूसरी चीज उसको अपने पास एक सेना भी रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो भी रेवेन्यू जो जनरेट होगा, जो कर जिनसे ले रहे हैं लोग, तो अगर कोई कर नहीं देता था तो उसके लिए उनको आर्मी भी रखनी पड़ती थी डराने धमकाने के लिए। तो ये सब भी पूरा का पूरा मैनेज अक्तादार को ही करना पड़ता था। तो जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसमें से वो खुद अपने लिए रखता था और बाकी सुल्तान के लिए भी पहुंचाता था। तो ये जो अक्तादार था, तो ये सबसे पहले जो एतगीन था वो बदायूं का अक्तादार बनाया गया था। फिर एतगीन बहराम शाह के शासनकाल में नायब ममलिकत बना। इसके बाद फिर आया अलाउद्दीन शाह, जो 1242 से 1246 तक जिसने शासन किया। लेकिन इसके शासनकाल में एक सरदार हुआ करता था बलबन। तो मेन जो शक्ति थी वो बलबन के हाथों में ही, मतलब बलबन की एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो बलबन की जो शक्ति थी वो शक्ति काफी बढ़ाई गई। इसको अमीर हाजिब का यह पद प्राप्त हो गया था इतने टाइम पे। तो अमीर हाजिब जो होता था वो
अमीर हाजिब। तो अमीर हाजिब का जो पद होता था, वो उसका जो काम होता था वो होता था दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करवाना। तो इसको ये पद काफी बड़ा माना जाता था उतने टाइम पे। तो इसके इन दोनों के ही चाहे हम बहराम शाह की बात करें, चाहे हम अलाउद्दीन शाह की बात करें, तो इनके जो शासनकाल में थी वो शक्ति जो थी वो तुर्कानी चहलगानी के हाथों में ही हुआ करती थी। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि जो बहराम शाह ने जब ये नायब का पद बनाया था, तो नायब के साथ साथ वजीर और सुल्तान, तो कुल मिला के अगर हम एक राज्य की बात करें तो वो राज्य एक नायब के हाथ में भी था, एक सुल्तान के हाथ में भी था। मतलब जो कंट्रोलिंग पावर थी वो इन तीनों के हाथ में आ गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद की, जो रहा 1246 से 1226 ईस्वी तक। तो ये नसरुद्दीन महमूद थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का बंदा हुआ करता था। तो इसका जो शासनकाल था उसकी जो समझ शक्ति थी वो बलबन के हाथों में आ गई थी। तो बलबन के हाथों में आने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आपको बता देता हूं कि नसरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी डॉटर की शादी कर दी थी। तो इस तरीके से नसरुद्दीन महमूद का जो ससुर था वो हो गया बलबन। तो अब चूंकि ये रिश्तेदारी में बदल गए थे तो बलबन के हाथों में ही पूरी शक्ति आ गई थी। दोस्तों ये 1246 से 1265 ईस्वी तक चला है। ये गलत हो गया यहाँ पे, 1265 ईस्वी तक ये चला है। तो पूरी शक्ति जब बलबन के हाथों में आ गई, सुल्तान ने 1249 ईस्वी में इसको बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। और उलूग खां की उपाधि देने के साथ साथ सेना पे पूरा नियंत्रण दे दिया और इसको नायब बना दिया। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बलबन के जो विरोधी हुआ करते थे, तो इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था, तो जो बलबन के विरोधी हुआ करते थे। इनमें से इमानुद्दीन रेहान इस दल का नेता था। इसके बाद 1265 ईस्वी में जब नसरुद्दीन की मृत्यु हुई तो बलबन ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। तो तबाकत नासरी एक जो वो पुस्तक है, ये जो लिखी थी मिनहाज सिराज, तो ये नसरुद्दीन के शासनकाल में ही लिखी गई थी। तो ये मिनहाज सिराज जो था वो दिल्ली का उतने टाइम पे मुख्य काजी हुआ करता था। तो इसके बाद फिर आया बलबन, जो रहा 1265 से 1287 तक। ये है 1287 ईस्वी तक। तो 1265 से 1287 ईस्वी तक ये रहा। तो ये दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। तो ये बलबन जब आया तो इसको सबसे पहले ये क्या है, जो तुर्कनी चहलगानी था उसमें भी था। तो इसको ये बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका था कि जो दिल्ली सल्तनत जो चल रही है उसमें जो तुर्कनी चहलगानी था वो किसी को भी सुल्तान बना दिया करता था और किसी को भी सुल्तान के पद से हटा दिया करता था। तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से जानता था। तो बलबन ने सबसे पहले कुछ इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि ये तुर्कनी चहलगानी के ऊपर डोमिनेट कर सके और तुर्कनी चहलगानी को हटा सके, उसका दमन कर सके। तो इसने सबसे पहले अपने आप को पौराणिक तुर्की वीर जो था वो था अफरासियाब, उसका वंशज बनाया। एक लीजेंडरी हीरो था। इसके बारे में जो डिटेल मिलता है वो फिरदौसी ने जो शाहनामा लिखा था महमूद गजनबी के टाइम पे, तो उसमें इसके बारे में डिटेल मिलती है। इसके अलावा इसने एक और काम किया था कि इसने नौरोज एक ईरानी त्योहार था, ये शुरुआत करवाई थी। इसके अलावा उसने सिजदा और पेबोस प्रथा, ये ईरानी प्रथाएं हुआ करती थी, इन सब की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि जो सिजदा और पेबोस प्रथा थी वो किसके कार्यकाल में शुरू हुई, किसने शुरू करवाई। तो सिजदा जो होता था, सिजदा का मतलब होता है कि जो भी सुल्तान है उस सुल्तान को झुक के प्रणाम करना। आपने देखा होगा कई जो धारावाहिक होते हैं उन धारावाहिक में आपने देखा होगा बिल्कुल झुक के हाथों से 2-3 बार इनको नमस्ते टाइप से करते हैं वो। और ऐसी एक पेबोस प्रथा थी। पेबोस प्रथा के हिसाब से क्या होता था कि जो भी सुल्तान होता था उसके पैरों को चूमने की जो प्रथा थी उसको बोलते थे पेबोस प्रथा। तो इसने सुल्तान के पद को थोड़ा डोमिनेटिंग बनाने के लिए इस तरीके की जो प्रथाएं बनाई और अपने आप को आफरा श्याब का वंशज बनाया, जो उतने टाइम पे एक आप मान सकते हैं कि एक रॉयल फैमिली का वंशज इसने अपने आप को बनाया।
इसके बाद इसने इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल बनाया था तुर्कनी चैलगनी, उसको समाप्त कर दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने किया हुआ था। तो बलबन के राज्य की जो मतलब सिद्धांत की राज्य सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं थी वे थी, इसने दो तीन चीजें बोली थी। पहला बोला था इसने, प्रथम सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। तो इन्हीं सिद्धांतों पे ये चला करता था। इसके बाद फिर अगर हम बात करें कि बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रक्त और लोहे नीति का मतलब क्या हुआ कि जो इसके टाइम पे क्या हुआ था कि जो विरोध हुआ करता था वो विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो विरोध बढ़ने के कारण उतने टाइम पे ये हो गया था कि दिल्ली सल्तनत के आसपास का जो एरिया था, उस आसपास के एरिया में जो डकैत हुआ करते थे वो डकैती करते थे। तो ये तक कंडीशन हो गई थी बलबन के टाइम पे कि जो डकैत थे वो रात तो छोड़ो, दिन में भी डकैती करने लगे थे, दिन में भी लूटमार करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दिन में लूटमार हो रही है इसका मतलब हुआ कि उन लोगों के अंदर सुल्तान का कोई भी डर नहीं है। तो इसने बलबन ने क्या किया था कि जो आसपास के जो जंगल थे वो सारे जंगल इसने कटवा दिए थे। इसके जो अगर हम देखें कि इसका जो सल्तनत था उसके आसपास के जंगल, ताकि जो डकैत हैं वो डकैत रहे थे जंगलों में थे, तो ताकि वो जंगल में रह ना सके, इसलिए इसने ये जंगल वंगल कटवा दिए थे। और उनको जो भी पकड़ पकड़ के उनको या तो मौत के घाट उतार दिया था या फिर जितने बचे हुए थे उनको जेल में डाल दिया था। और इसके अलावा इसने जैसे चालीसा दल का भी दमन किया था। तो इस तरीके से इसकी रक्त और लोहे की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, इसने अपनाई थी। ये अपने जो दुश्मन थे उन दुश्मनों को खत्म कर दिया करता था। इसके बाद इसकी जो सफलता थी उसका जो मुख्य श्रेय है वो इसके स्पाई सिस्टम को जाता था, जो गुप्तचर विभाग था उसको जाता था। इसके अलावा इसने जो मुख्य काम किए थे, इसने एक दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज जो था, दीवाने अर्ज या दीवाने अर्ज, तो ये जो हुआ करता था ये था एक, इसने डिपार्टमेंट ही बना दिया था। दीवान मतलब होता था डिपार्टमेंट, एक इसने डिपार्टमेंट फॉर्म किया था जिसको बोलते थे अर्ज। अर्ज मतलब होता है सेना, सेना का एक जो डिपार्टमेंट था ये इसने दीवाने अर्ज के नाम से बनाया था। इसके अलावा इसने आप मैप में भी देख सकते हैं कि जो मंगोल्स के जो अटैक होते थे वो मंगोल्स के अटैक यहां से हुआ करते थे। तो यहां पे इसने क्या किया था कि जो यहाँ पे जो उत्तर पश्चिमी एरिया था इसने यहाँ पे दीवार बनवाने का काम शुरू किया था। इसने कुछ दुर्ग बनवाए थे। वहां पे इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था शहजादा मोहम्मद, वहां का इसको शासन सौंपा गया था। तो लेकिन मंगोलों का एक बहुत खतरनाक अटैक हुआ था, उस अटैक में फिर शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसने काफी कुछ, मंगोलों के अटैक उतने टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो उनसे बचने के लिए उसने इस तरीके के काम किए थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि बलबन की जब मृत्यु हुई तो बलबन की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था कैकुबाद, ये उसका उत्तराधिकारी बना। लेकिन ये बहुत ही विलासप्रिय हुआ करता था, मतलब इसको राजकाज में ज्यादा इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं था। तो फिर अमीर जो थे, अमीर सरदार जो हुआ करते थे, जैसे जो चैलगानी के बारे में आपको बताया मैंने, तो वो अमीरों का ही, अमीर मतलब उतने टाइम पे कुछ ना कुछ सुल्तान से वो रिलेटेड हुआ करते थे और मतलब सुल्तान के रिश्तेदार वगैरह हुआ करते थे, उनको अमीर बोला जाता था। तो उन्हीं के ग्रुप के एक नेता ने जो था, जिसका नाम था जलालुद्दीन, इसने कैकुबाद की हत्या कर दी और कैकुबाद की हत्या करके स्वयं दिल्ली की गद्दी उसने प्राप्त कर ली। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हुआ। तो इसके बाद जो अगला जो वंश आया वो आया खलजी वंश, जिसकी जो स्थापना की थी वो थी जलालुद्दीन ने। तो बलबन की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। ये खिलजी वंश जो चला है 1290 से लेके 1320 तक। ये केवल 30 इयर्स, जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे कम जो चला है वो चला है खिलजी वंश, केवल 30 साल चला है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब इस खिलजी वंश की स्थापना की तो एक दिल्ली सल्तनत में नवीन राजवंश की स्थापना हुई। ये नवीन राजवंश
और इसका एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि खिलजी वंश की जो स्थापना हुई वो खिलजी क्रांति के नाम से जानी जाती है। इसके पीछे एक रीजन है, इनके आने से कुलीन तंत्र का अंत हो गया था। कुलीन कुलीन का मतलब क्या होता है कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे, अभी तक जितने भी सुल्तान हुए थे वो सुल्तान एक रॉयल फैमिली को बिलोंग कर रहे थे। लेकिन जो जलालुद्दीन खिलजी था, ये एक जो अमीरों की गुट का एक जो सरदार था, ये वो हुआ करता था। तो अब क्या हो गया था कि जो कुलीन तुर्क थे, तो सत्ता उनके हाथों से निकलकर निम्न वर्गीय तुर्कों, अफगानों व हिंदू मुसलमानों के हाथ में आ गई थी। इसलिए इसको खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया, वो कैकूबाद ने एक किला बनवाया था, किलो खैरी महल, उसमें इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि मुसलमानों का दक्षिण भारत पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो जलालुद्दीन के शासनकाल में ही हुआ था, जो हुआ था देवगिरी के ऊपर। तो यहाँ के जो शासक थे वो थे रामचंद्र देव। तो इस आक्रमण का जो नेतृत्व था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि इसने अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज का भतीजा हुआ करता था। तो इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से इस युद्ध के लिए कोई परमिशन नहीं ली थी, इसने खुद ही वहां पे अटैक कर दिया था। तो जलालुद्दीन ने भारतीय हिंदू समाज के लिए प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। इसके शासनकाल में एक बार मंगोल का आक्रमण हुआ था, तो मंगोलों को इसने बड़ी कुशलतापूर्वक हराया। हराने के बाद लगभग 2000 के करीब जो मंगोल्स थे, वो मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद दिल्ली के निकट ही बस गए थे। और इस तरीके के जो मुसलमान, जो नए मुसलमान थे, इन मुसलमानों को नबीन मुसलमान कहा गया। इसके बाद अलाउद्दीन, जो इसका जलालुद्दीन का भतीजा था, इसने छल पूर्वक इसकी हत्या कर दी। तो इसकी हत्या के पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो आप जान लीजिए। हुआ क्या था, जब ये देवगिरी को इसने जीता अलाउद्दीन खिलजी ने, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको बधाई देने के लिए वहां गया था। तो इसने अलाउद्दीन ने अपने चाचा की वहां पे आप कह सकते हैं कि वहां पे छल पूर्वक हत्या कर दी थी। ये आप देख सकते हैं कि जो स्लेव डायनेस्टी थी वो कहां से कहां तक फैली थी। और अगर हम बात करें खिलजी डायनेस्टी की, तो खिलजी डायनेस्टी कहां से कहां तक थी, ये देखिए आप यहां पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पोर्शन यहां पे जुड़ गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत पोर्शन आपका ये जो गुजरात वाला, जो राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया है, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया था खिलजी के टाइम पे। तो इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसके जो बचपन का नाम था वो था अली गुरशाप। और इसके साथ ही एक और चीज है कि जैसे ये सुल्तान बना, तो सुल्तान बनने के बाद सुल्तान बनने के तुरंत बाद इसने जो इससे पहले जो सुल्तान था जलालुद्दीन, उसका जो पुत्र था अरकली खां, उसको मार डाला, उसके पूरे परिवार को मार डाला। इसके बाद जो बलवन के टाइम पे जो सरदार हुआ करते थे, जो बलवन का समर्थन करते थे, उनको जड़मूल से खत्म किया। इसके अलावा जलालुद्दीन के टाइम पे जो सरदार हुआ करते थे, जो जलालुद्दीन का समर्थन करते थे, उनको भी जड़मूल से इसने नष्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये एक निरंकुश शासक हुआ। निरंकुश का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत ही अत्याचार करने वाला, कोई उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता था। तो इस तरीके का जो शासक होता है उसको बोलते हैं निरंकुश शासक। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ये अपने आप को सिकंदर समझा करता था। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक का क्या मतलब हुआ कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काम किया करता था। तीसरा जो इसके राजत्व सिद्धांत हैं जिन पे इसने काम किया, निरंकुशवाद, साम्राज्यवाद और धर्म और राजनीति का पृथक्करण। इसने धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा हुआ था। जो उलेमा हुआ करते थे, तो उलेमा उतने टाइम पे जो हुआ करते थे वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिलीजन हुआ करते थे। तो इनने उन लोगों को राजनीति से दूर ही रखा। उनको ये कहा गया था कि आप अपने धर्म के बारे में कहें, हम आपके धर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन आप हमारी राजनीति से रिलेटेड भी कुछ भी नहीं कहिए। तो इसी के शासनकाल में शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों का सेवन और जुआ खेलना बंद करा दिया था इसने।
ये इस तरीके का था। इसने सबसे पहले अपने सारे दुश्मनों को खत्म करवा दिया था। दुश्मनों को खत्म करवाने का सबसे बड़ा यही रीजन था, ये चाहता था कि जैसा पहले जो सुल्तान करते आए हैं, जैसा इसने खुद किया था कि जैसे अपने जलालुद्दीन खिलजी, इसके जो पूर्व सुल्तान थे, उनकी हत्या कर दी थी, तो इसको ऐसा लगता था कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। इसके बाद इसके बारे में जो हम बात करते हैं, अलाउद्दीन सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कर राजस्व वसूल करना आरंभ किया। बहुत सारी इसने ऐसे आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी इसने बनाई थी। तो भूमि की पैमाइश कर, भूमि को नाप के इसने राजस्व जो कर होता था उसको वसूल करना आरंभ किया था। अलाउद्दीन के केंद्र के अधीन एक बड़ी और स्थायी सेना रखी थी। तो इसने केंद्र के अधीन एक बड़ी और स्थायी सेना रखी थी, और सबसे बड़ी बात जो थी, ये उसे नगद वेतन दिया करता था। जैसा कि पहले जागीरें देने का सिलसिला चलता था, ये उसने बंद कर दिया था और इसने नगद वेतन देना शुरू किया था। और ऐसा करने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैनिकों को सबसे पहले नगद वेतन किसने दिया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अलाउद्दीन ने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी की थी। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करें मंगोलों के जो सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं, मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण इसी के काल में हुए हैं, और इसी के काल में बहुत से विद्रोह भी हुए हैं। ये देखिए कि अलाउद्दीन ने अपना जो साम्राज्य था वो किस तरीके से इसने विस्तार किया था। तो ये है, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया के इसके जो अटैक्स हैं ये हैं गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौर। इतने यहां पे उसने अटैक किए हुए थे। और ये सबके जो खिलजी सरदार थे जिनके अंडर में अटैक हुआ था, इनके सन दिए हुए हैं, और उतने टाइम पे वहां पे कौन शासन कर रहा था, तो ये सारे आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद फिर अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में देवगिरी पर इसने 3 बार अटैक किया। तो सबसे पहली बार में और दूसरी बार में राजा रामचंद्र देव वहां पर शासन कर रहे थे। तो ये पहली बार में अलाउद्दीन खिलजी, और फिर इसके बाद एक बहुत ही इनका जो कह सकते हैं बहुत ही वफादार खिलजी सरदार हुआ करता था, मलिक कफूर। दूसरी बार उसके नेतृत्व में ये हुआ था। फिर बरंगल, द्वार समुद्र, पांड्य और देवगिरी पे फिर से, तब जब वहां पे शंकर देव राजा हुआ करते थे। तो इसके सारे इस तरीके से इसने आक्रमण किए हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं अलाउद्दीन ने जैसलमेर, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौर आक्रमण करके जीता। मतलब इससे पता चलता है कि एक साम्राज्यवादी शासक हुआ करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया था, खलीफा की सत्ता को इसने स्वीकार किया था, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को इसने नहीं माना। ये खलीफा को मान के चलता था, लेकिन प्रशासन में उनका हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अलाउद्दीन सल्तनत काल में आर्थिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो आर्थिक सुधारों के लिए इसने बहुत सारा काम किया था, जिनमें से प्रमुख था, एक इसने बाजार नियंत्रण किया था, जिसका उद्देश्य था राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो बाजार पे नियंत्रण के साथ साथ इसने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया था जिसको बोलते थे दीवान ए रियासत। तो दीवान ए रियासत, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि दीवान ए रियासत जो था, ये डिपार्टमेंट किसने बनाया था, तो दीवान ए रियासत बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये नापतौल जो हुआ करती थी बाजारों में, जो व्यापारिक वर्ग, एक तो बाजार नियंत्रण मतलब व्यापारियों के ऊपर नियंत्रण हुआ, तो जो नापतौल हुआ करती थी, नापतौल में बेईमानी ना हो सके इसलिए नापतौल का निरीक्षण खुद ही किया करता था। इसके बाद अलाउद्दीन ने उपज का 50% जो था 50%, ये लैंड टैक्स खराज, जिसको लैंड टैक्स को खराज बोलते थे, तो ये 50% तक टैक्स लिया करता था इस चीज के लिए। इसके अलावा इसने एक और काम किया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अलाउद्दीन ने सैनिक सुधारों के लिए दाग या घोड़ों पर निशान लगाने की प्रथा का चलन किया। घोड़ों पर निशान लगाने की प्रथा, ताकि घोड़े अलग अलग रहे। ऐसा ना हो कि एक बंदा आया तो उसने अपना घोड़ा दिखा दिया कि मेरे पास एक घोड़ा है, फिर दूसरा बंदा आया वही सेम घोड़ा लेके आ जाए और वो भी बता दे कि मेरे पास भी घोड़ा है। तो इस तरीके से निशान लगाने की जो प्रथा थी उसका प्रचलन किया। इसके अलावा इसने विस्तृत सूची पत्रों की तैयारी के लिए हुलिया प्रथा प्रचलित की थी। ये हुलिया प्रथा जो की थी, ये सैनिकों के लिए इसने बनाई थी, उनका हुलिया लिखा जाता था। आज के टाइम पे तो क्या होता है कि कैमरे होते हैं, बड़े आराम से आइडेंटिटी कार्ड बन जाते हैं, लेकिन उतने टाइम पे कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो इसने हुलिया प्रथा का
प्रचलन शुरू किया था। इसके अलावा इसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए थे, तो उन विद्रोहों को दबाने के लिए इसने कुछ अध्यादेश जारी किए थे, जिनमें से एक मैं आपको बता चुका हूं, जिसने शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों का सेवन, जुआ खेलना बंद कर दिया था। इसके पीछे ये रीजन था कि जो शराब और भांग जैसे मादक पदार्थ बंद करने का और जुआ खेलने का ये रीजन था कि जो अमीर वर्ग हुआ करते थे वो आपस में मिल ना सकें। इसके अलावा इसने जो और जो दूसरा जो काम किया था इसने, वो थे अमीर वर्ग की जो भूमि थी, जो पहले उनको जागीरें दी जाती थी, तो वो इसने जब्त कर ली थी और उनको कृषि योग्य भूमि बनाकर इसने अपने राजस्व में वृद्धि की थी। इसके अलावा इसने जो तीसरा काम किया था वो किया था इसने स्पाई सिस्टम एस्टेब्लिश किया था, इसको गुप्तचर प्रणाली भी कहते हैं। इसके अलावा इसने एक और काम किया था, वो किया था कि जो अमीर थे उनके परस्पर मेल मिलाप और उनके समारोहों पर रोक लगा दी थी। मतलब उनको ये आपस में मिलने नहीं देता था, जब वो मिलेंगे ही नहीं तो वो विद्रोह कैसे करेंगे। एक अकेला व्यक्ति तो कभी विद्रोह कर नहीं सकता। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत पे इसने देवगिरी हुआ, तेलंगाना हुआ, होयसल हुआ, इन पर आक्रमण करके अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए इसने मजबूर किया उनको। इसके अलावा इसने अमीर खुसरो इसी के समकालीन थे, और अमर हसन देहवली, इनको संरक्षण प्रदान किया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। इसके अलावा इसने अली दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसके बाद फिर ऐसा कोई आप बोल सकते हैं कि ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट इनमें से नहीं, कोई ऐसा सुल्तान नहीं आया जो बहुत ही ज्यादा मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ना ही इन लोगों ने ऐसे कुछ खास काम किए हैं। इनमें से आप थोड़ा सा ब्रीफ में देख लीजिए कि एक मुबारक शाह खिलजी आया जो 1316 ईस्वी से 1320, मतलब 4 साल ही रहा है केवल। तो इसने क्या किया था कि इसने आते ही सबसे पहले खुतबा और सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटा दिया था। जो खुतबा पढ़ाया जाता था, चूंकि ये क्या रहता था, ये खलीफा के अंडर में ही रहते, तो इनके ही नाम से खुतबा एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर्स इशू होते थे वो ऑर्डर्स खलीफा के नाम से इशू हुआ करते थे। और सिक्कों पर से इसने खलीफा का नाम हटा दिया और इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। तो आप ये थोड़ा सा मान सकते हैं कि इस तरीके का करने वाला ये एक ऐसा अकेला सुल्तान था। इसके बाद इसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो आर्थिक सुधार जो शुरू किए थे, इसने उनको समाप्त कर दिया था और जागीर व्यवस्था को इसने पुनर्जीवित किया था। इसके बारे में बताते हैं कि कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। तो इस तरीके का ये सुल्तान हुआ करता था। इसके बाद फिर अगला जो सुल्तान आया वो है खुसरो शाह, जो 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना। तो ये जो था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है खुसरो शाह के बारे में कि हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू से परिवर्तित पहला ऐसा सुल्तान बना था जो हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुसलमान बना था। तो इसने जो खुसरो शाह था, इस खुसरो शाह को संत निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त था। और आप ये भी बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था और ये भारतीय भी था। तो इस तरीके से ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो खुसरो शाह की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जिसने एक नया वंश तुगलक वंश की स्थापना की। और ये तुगलक वंश जो चला है, ये चला है 1320 से 1411 ईस्वी तक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसका जो मूल नाम था वो था गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इनके मूल नाम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ गया कि इनमें से कौन सी सल्तनत की स्थापना गाजी तुगलक ने की थी, तो उतने टाइम आपको इनका मूल नाम इनका पता होना बहुत जरूरी है। तो तुगलक वंश की जो स्थापना हुई वो 1320 में हुई। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी बेग तुगलक ने इसकी स्थापना की। तो ये मुबारक शाह खिलजी जो थे, उनके टाइम पे, जब मुबारक शाह खिलजी सुल्तान थे, तो उनके टाइम पे जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था, जिसको हम आज का दीपालपुर बोलते हैं, तो दीपालपुर, ये जो आज की इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये आज के आधुनिक पाकिस्तान में है। तो ये उतने टाइम पे दीपालपुर का गवर्नर हुआ करता था। इसके बाद
किसानों की स्थिति में सुधार करना, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, इसके मुख्य दो उद्देश्य थे। इसलिए इसने जो भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू जो था, उसकी दर को 1/3 टोटल उपज का 1/3 कर दिया था। और ये पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक का जो संत थे उतने टाइम पे निजामुद्दीन औलिया, इनसे कुछ मनमुटाव हो गया था। इसलिए निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और गयासुद्दीन ने लगभग संपूर्ण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। आप देख सकते हैं कि जो तुगलक डायनेस्टी आई है, तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर्स आए हैं, इन लोगों ने लगभग पूरे भारत पे ही शासन किया है। एक अगर हम एक छोटा सा पोर्शन यहाँ छोड़ दें और एक छोटा सा पोर्शन यहाँ दक्षिण भारत में छोड़ दें, तो बाकी तुगलक डायनेस्टी ने ही लगभग संपूर्ण भारत पे इन लोगों का अधिकार हो गया था। हम इसको खिलजी डायनेस्टी से भी कंपेयर कर सकते हैं कि खिलजी डायनेस्टी भी इतनी ज्यादा नहीं रही थी जितना तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी में अगर हम बात करें तो ये उत्कर्ष पे था साम्राज्यवाद। तो इसके बाद फिर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो इसका जो मूल नाम था ये था जोना खां या जूना खां। इसे गयासुद्दीन तुगलक ने उलूग खां की उपाधि भी दी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इतिहासकार हुए एडवर्ड थॉमस, इन्होंने इसको सिक्के बनाने वालों का सुल्तान अथवा धनवानों का राजकुमार भी कहा है। तो इसके पीछे एक छोटा सा पॉइंट है कि सिक्के बनाने वालों का सुल्तान इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसने एक सिक्का चलाया था जिसको बोलते थे दीनार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दीनार जो था वो 200 ग्रेन का था और सोने का सिक्का था। इसके अलावा इसने एक और सिक्का चलाया था 140 ग्रेन का अदली। तो ये जो अदली हुआ करता था ये चांदी का सिक्का था। इसके अलावा इसने एक और प्रयोग किया था जो था सांकेतिक मुद्रा का चलन। तो इसमें इसने क्या किया था कि जो चांदी का जो टंका था उसके स्थान पर इसने कांसे के नए सिक्के चला दिए। तो और इनका जो मूल्य था वो मूल्य इनने टंका के बराबर ही कर दिया। लेकिन उसकी योजना असफल ही रही थी क्योंकि इसने नकली मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं किया था। इसलिए क्या हुआ था कि हर घर में टकसालें, हर हिंदू घर में टकसालें स्थापित हो गई थी। इसलिए एडवर्ड थॉमस ने इसको सिक्के बनाने वालों का सुल्तान किया, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्के इसने ही चलाए। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जैन आचार्य जैन प्रभु सूरी थे उनको संरक्षण भी प्रदान किया। और ये दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में, मुख्यतः होली में, ये भाग लिया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1347 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जो उतना टाइम पे दौलताबाद हुआ करता था, ये दौलताबाद को इसने बसाया और वहां पे अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली। इसलिए जो दिल्ली था वो दिल्ली उजाड़ हो गया था, क्योंकि इसने दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को बोल दिया था कि सबको दौलताबाद जाना है, सबको दौलताबाद जाने के लिए आदेश दे दिया गया था। एक इसने वहां पे जहां पनाह नगर की भी स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों ये दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि भूमि के आकलन के लिए रजिस्टर सबसे पहले कौन से सुल्तान ने तैयार करवाया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री जो था इब्न बतूता, जो मोरक्को से आया हुआ था, इसने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल की जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं का पूरा जो विवरण है वो इसकी बुक, इब्न बतूता की बुक, पुस्तक है जो लिखी है इसने, रेहला, उसमें इसका पूरा डिटेल मिल जाता है। ये मैं आपको सांकेतिक मुद्रा का बता ही चुका हूं, इसने जो प्रयोग किया था। इसके बाद इसने ये जो प्रयोग किया था वो मंगोल शासक कुबले खां के द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा से प्रेरित होकर किया था, लेकिन ये यहाँ पे असफल हो गया था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इल्तुत के बाद दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह साम्राज्यवादी था, मतलब साम्राज्य का विस्तार करना इसका भी एक उद्देश्य रहा करता था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज्य है वो दिल्ली के सुल्तानों में सबसे बड़ा था। इसने मिस्र और चीन के साथ भी राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद 1347 ईस्वी में प्लेग के प्रकोप से बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कन्नौज के निकट स्वर्गद्वारी नामक स्थान पर शरण ली थी। इसके अलावा इसका एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिलीजन जो हुआ करता था, उलेमा वर्ग, इसने उनको प्रशासनिक कार्यों से भी दूर रखा था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके अगर हम शासनकाल में विद्रोह की बात करें तो इसके शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए थे और वो विद्रोह थे 34, जिसमें से सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुए थे वो हुए थे दक्षिण भारत में। तो इन्हीं विद्रोहों को दबाने के लिए जब एक गुजरात में एक विद्रोह हुआ था तो 1351 ईस्वी में, तो जब ये उनको उस विद्रोह को दबाने के लिए दबा के वहां से वापस लौट रहा था तो सिंध के पास बीमार होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु के बाद फिर जो अगला जो शासक आया वो आया फिरोज शाह तुगलक, जो 1356 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका चचेरा भाई था। तो इसने जो प्रमुख काम किए उनमें से था एक, उसने दंड संहिता को संशोधित करके दंडों को अधिक मानवीय बनाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसने सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। तो इसके पीछे एक रीजन है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और ये जो कर प्रणाली थी, कर प्रणाली को इसने धार्मिक स्वरूप प्रदान किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उलेमा जो वर्ग हुआ करता था, जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिलीजन हुआ करते थे, उनका इंटरफेयर राजनीति में रहा करता था। तो फिरोज तुगलक ने दिल्ली के सुल्तानों में से पहला ऐसा सुल्तान था जिसने इस्लाम के कनेओं और उलेमा वर्ग को राज्य शासन में प्रधानता दी। इसके अलावा इसने पहले से जो प्रचलित 23 कर ऐसे थे उनको समाप्त कर दिया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के थे और पहले के थे। और इसने जो टोटल जो जिनको हम बोल सकते हैं जो कर थे, वो 4 कर इसके जो मेन थे वो रहे हैं खराज, जकात, जजिया और खम्स। अगर हम खराज की बात करें तो खराज लैंड टैक्स हुआ करता था। दोस्तों इसके बारे में आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं होगा तब तक आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जो खराज टैक्स हुआ करता था ये था उतने टाइम का लैंड टैक्स, मतलब जो भूमि के ऊपर जो टैक्स लगता था वो हुआ करता था खराज। और ये होता कितना था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये था उपज का 1/10 हिस्सा, मतलब टोटल जितनी भी उपज होगी उसका 1/10 हिस्सा लैंड टैक्स लगता था। इसके अलावा अगर हम बात करें जकात की, तो जकात जो टैक्स था ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लगता था। जो इसका रीजन क्या था उनसे टैक्स लेने का, उनके जो उनका जो वेलफेयर होगा उनके ऊपर खर्च होता था, या उनकी जैसे कोई रिलीजियस सेरेमनी है उसके ऊपर खर्च होता था। तो मुसलमानों से भी जकात कर्ज लिया जाता था। इसके बाद अगर हम जजिया बात करें तो ये गैर मुस्लिम जो हुआ करते थे, खासतौर पे हिंदू, उनसे ये लिया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें खम्स, तो खम्स जो टैक्स था, अच्छा ये जजिया भी है, ये भी रिलीजियस टैक्स ही हुआ करता था। इसके बाद अगर हम खम्स की बात करें तो खम्स जो टैक्स था वो था जैसे कोई वार होता था तो वार में जो लूट करके ये लोग आते थे तो उसकी जो संपत्ति होती थी वहां से जितना इन्होंने लूटा तो उसका 1/5 जो होता था वो सेंटर को जाता था या सुल्तान के पास जाया करता था, 1/5। तो खम्स ये टैक्स हुआ। लूटेड प्रॉपर्टी जो होती थी उस पर जो टैक्स लगता था उसको बोला जाता था खम्स। तो ये जो जजिया कर था ये फिरोज ने हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया था। तो इससे पहले हिंदू ब्राह्मणों के ऊपर जो जजिया कर था वो नहीं लगाया जाता था, लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और फिरोज इसने एक और जो सिंचाई कर था वो भी लगाया था, जो उपज का 10% तक हुआ करता था। उसका नाम था हाब ए सर्ब, हाब ए सर्ब। तो ये टैक्स इसने सिंचाई का जो टैक्स हुआ करता था उस पर लगाया था, जो टोटल उपज जो होती थी उसका 10% हुआ करता था। तो फिरोज शाह तुगलक वो पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया।
तो ये सब पहली बात अगर हम यहाँ पे देखें कि इसने ये बहुत सारे टैक्स जो थे वो खत्म कर दिए थे, सिर्फ गिने चुने 4-5 टैक्स थे जो लगाए थे। तो उनमें भी जो मेन हुआ करते थे वो यही थे, खराज, जकात, जजिया और खम्स। इसके अलावा उलेमा जो हुआ करते थे, उलेमा को भी इसने मतलब इंटरफेयर करने दिया। इसके अलावा सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को भी इसने समाप्त किया। तो इसके पीछे रीजन क्या था कि आर्थिक जो स्थिति थी वो कमजोर होने लगी थी। तो आर्थिक स्थिति को फिर से बढ़ाने के लिए इसने इस तरीके से ये काम किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होना शुरू हो गई थी और इसके टाइम पे आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, इसलिए उसको ये सब डिसीजन इस तरीके से लेने पड़े थे। इसके बाद इसने कर्मचारियों को कार्य के बदले जागीरें देने की प्रथा का चलन फिर से किया। मतलब इसने जागीरदारी प्रथा और भूमि को ठेके पर दे दिया जाना फिर से शुरू कर दिया था। इसके बाद फिरोज तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जिसने सार्वजनिक निर्माण कार्य को भी प्रमुखता दी थी। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया था तथा दीवाने खैरात नामक विभाग को प्रमुखता दी। एक दीवाने खैरात, खैरात मतलब होता है दान, तो इसने दान देने के लिए एक डिपार्टमेंट ही बनाया था जो स्पेशली जो अनाथ मुस्लिम स्त्रियां होती थी और जो विधवाएं होती थी, सैनिकों की जो विधवाएं होती थी, उनके लिए इसने डिपार्टमेंट बनाया था। इसके अलावा इसने जो मुस्लिम बेरोजगार हुआ करते थे उनके लिए दफ्तर रोजगार नामक विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों, मैं सबसे लास्ट में जब सल्तनत के सांस्कृतिक और अगर हम बात करें इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे तो हम उसमें आपको ये डिटेल में बताएंगे कि दीवाने खैरात क्या था, दफ्तरी रोजगार क्या था, किसके शासनकाल में आया। तो उसमें हम थोड़ा सा इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। इन सब चीजों के अलावा फिरोज तुगलक ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद ये शहरों की स्थापना भी की थी। तो हेनरी इलियट और एलिफिंगस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर भी कहा है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अगर हम 1-2 काम की और बात करें तो एक ताश घड़ियाल यंत्र का भी इसने प्रचलन किया था जो समय जानने के लिए हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम करेंसी की बात करें तो इसके टाइम पे इसने जो करेंसी चलाई थी वो 3 प्रमुख थी, जिसमें एक थी शस्गनी। तो जो शस्गनी हुआ करता था ये चांदी का था और ये 6 जीतल के बराबर हुआ करता था। शस्गनी 6 जीतल के बराबर हुआ करता था। इसके अलावा एक चांदी का इसने करेंसी चलाई थी जो थी चांदी और तांबे का मिश्र धातु की एक करेंसी चलाई थी जिसको बोलते थे अद्दा, और ये 1/2 जीतल के बराबर रहता था, मतलब आधा जीतल के बराबर रहता था। ऐसे ही इसने एक और करेंसी चलाई थी जो 1/4 जीतल की रहती थी, तो 1/4 जीतल इसको बोलते थे विक। तो इस तरीके से इसने ये करेंसी चलाई थी। फिरोज शाह को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक भी कहा जाता है। निरंकुश मतलब जो अत्याचारी भी था, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकते थे, लेकिन ये कल्याणकारी भी था। इसने लोगों की भलाई के बारे में भी सोचा, हिंदुओं के बारे में भी सोचा और मुसलमानों के बारे में भी सोचा। इसके बाद फिरोज शाह की जो मृत्यु हुई वो 1338 ईस्वी में हुई। इसके बाद तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत का पतन आरंभ हो गया था। और इसका जो पतन का जो मेन कारण था वो था कि इसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, उनमें सल्तनत को चलाने की चाह नहीं थी। तो इसके बाद तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है वो हुआ है नसरुद्दीन महमूद शाह, और 1398 में इसके शासनकाल में मंगोल जो थे तैमूर लंग का आक्रमण इसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों, इसमें इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो हमें इनके बारे में बस इतना ही डिस्कशन करना है। तो आपको मैं 2-3 पॉइंट और बता देता हूं कि आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखना है, एक तो पहली चीज आपको ये देखना है कि किस सन में किस डायनेस्टी की स्थापना हुई और उसका श्रेय किसको जाता है। इसके अलावा उनका जो मूल नाम है वो क्या है, उनने कौन कौन से मेन काम किए हैं, उनने कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई हैं, उनने कौन कौन से डिपार्टमेंट बनवाए हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान से देखने हैं सारे। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है कि इनका जो अंतिम शासक रहा है, हर एक डायनेस्टी का अंतिम जो शासक रहा है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, फिर अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश ये जो चला है, ये चला 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। और इसका जो संस्थापक था वो था खिज्र खां, जो 1414 से 1421 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया। तो मैं आपको बता दूं, जब नसरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पे जब तैमूर का अटैक हुआ, तो तैमूर के आक्रमण से घबरा कर नसरुद्दीन महमूद शाह गुजरात भाग गया और यहाँ पे तैमूर ने लूट मचाई। इसके बाद तैमूर के आक्रमण से एक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। तो उस अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण बहुत सारे क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे। तो इसी बीच 1413 से 1414 ईस्वी के बीच में दौलत खां लोदी दिल्ली का सुल्तान बन गया था। तो लेकिन जब खिज्र खां वापस लौटा, तो इसने खिज्र खां ने इसको दौलत खां को पराजित करके एक नवीन राजवंश सैयद वंश की नींव डाली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो खिज्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग को सहयोग प्रदान किया था, और इसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी प्रदान कर दी थी। तो खिज्र खां ने अपने आप को कभी भी सुल्तान घोषित नहीं किया, ना ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट रहा। और इसने जो खुतबा पढ़वाया वो मंगोलों के नाम से ही खुतबा पढ़वाया। तो सैयद वंश के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, उसका एकमात्र स्रोत है वो है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। इसके बाद फिर आया मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 ईस्वी तक रहा। इसने मुबारकपुर नामक शहर की स्थापना की। इसके शासनकाल में शेख अहमद सरहिंदी, जिन्होंने तारीख मुबारक शाही लिखी है, ये इसी के शासन मुबारक शाह के शासनकाल में हुआ करता था। इसके बाद 1435 से 1445 ईस्वी तक मोहम्मद शाह, और 1445 से 51 ईस्वी तक अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन किया। और अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का आखिरी शासक था। तो जो ये आलम शाह और मोहम्मद शाह आए हैं, तो यहीं से ही इनका जो सैयद डायनेस्टी थी, इनका यहां से डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। इनकी अयोग्यता के कारण ये डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। तो इनका जब डाउनफॉल हुआ, तो उसके बाद फिर आया लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसमें करीब करीब 3 जो मेन शासक रहे हैं वो 3 रहे हैं। ये इसको हम बोल सकते हैं कि प्रथम जो था अफगान राज्य था ये। तो ये अफगानी थे, जो लोदी वंश की जिन्होंने स्थापना की वो अफगान से आए थे। तो प्रथम अफगानी राज्य जो था वो लोदी वंश था। तो इसमें जो मेन जो शासक रहे हैं वो रहे हैं बहलोल लोदी, जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद फिर आया सिकंदर शाह लोदी, और इसके बाद आया इब्राहिम लोदी। तो सबसे पहले बहलोल लोदी आया, इसने इस वंश की स्थापना की। और ये 1451 से 1489 तक, 1489 ईस्वी तक इसने यहाँ पे दिल्ली का ये सुल्तान रहा। तो इसने जो अंतिम सैयद शासक आलम शाह था उसको अपदस्थ करके लोदी वंश की स्थापना की थी। और ये बहलोल शाह गाजी के नाम से, बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और ये इनका जो लोदी वंश रहा है, ये करीब 75 साल रहा है। तो बहलोल, इनके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कुछ खास ऐसा कोई काम नहीं किया है जो बहुत ही ज्यादा मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो इनकी जो मुख्य सफलता थी वो थी जौनपुर, जो उन्होंने 1484 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। मतलब इन्होंने जौनपुर पे आक्रमण करके इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसने बहलोली सिक्के जारी किए थे, जो अकबर से पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय के मुख्य साधन रहे। तो इसके जो सिक्के रहे हैं वो अकबर के टाइम तक चलते रहे हैं। और इसके बारे में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह धर्मांध शासक नहीं था। मतलब इसने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार कभी भी नहीं किया।
तो इसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं कि जो तुगलक डायनेस्टी थी और जो लोधी डायनेस्टी थी, इनमें कितना बड़ा डाउनफॉल आ गया था। एक तरफ ये तुगलक डायनेस्टी ने ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया, जो आज का तत्कालीन भारत है, ऑलमोस्ट पूरे भारत पे इन्होंने राज्य किया था। और ये आप लोधी डायनेस्टी देख लीजिए, बस इतनी सी लोधी डायनेस्टी बची थी। मतलब कुल मिला के इन लोगों ने इसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया था। तो इसके बाद ये आप चारों जो डायनेस्टी हैं, इन डायनेस्टी के बारे में देख सकते हैं कि ये स्लेव डायनेस्टी है, इनका राज्य कितना रहा। फिर खिलजी डायनेस्टी आई, इन्होंने और इसको बढ़ाया। इसके बाद फिर तुगलक डायनेस्टी आई, इनने और इसको बढ़ाया। और इसके बाद फिर लोधी डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी जो आई हैं, इनने इसका केवल डाउनफॉल किया। इनके यहाँ कोई ऐसे योग्य शासक नहीं थे। इसके बाद फिर 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोधी, निजाम शाह जिसका नाम था, मूल नाम निजाम शाह था, तो सिकंदर लोधी बहलोल लोधी के बाद दिल्ली का सुल्तान बना, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। तो सबसे अच्छा जो लोधी वंश की अगर हम सिर्फ बात करें तो सिकंदर लोधी ही सबसे अच्छा था इन तीनों में। चाहे बहलोल लोधी की बात करें, सिकंदर लोधी की बात करें और इब्राहिम लोधी की बात करें, तो सिकंदर लोधी ही सबसे बेस्ट इनमें से था। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा इसने नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी, ये गजे सिंदरी नहीं है, गजे सिकंदरी का प्रारंभ किया था, जो लगभग 30 इंच के बराबर हुआ करता था। और इसने हिंदुओं पर जजिया कर भी आरोपित किया था। इसके अलावा सिकंदर लोधी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिया था। इसके अलावा मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का भी इसने प्रयत्न किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने फरंग ए सिकंदरी, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ जो था उसका फारसी में अनुवाद कराया था फरंग ए सिकंदरी के नाम से। इसके अलावा सिकंदर लोधी गुल रुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखा करता था। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके समय में जो गान और विद्या का जो श्रेष्ठ ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदर शाही, इसकी रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ हुआ। इसके बाद फिर 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये उसका पुत्र था सिकंदर लोधी का। तो इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। सभी राज्यों के गवर्नर स्वतंत्र शासकों जैसा व्यवहार करने लगे थे। इसके अलावा 1517-1518 ईस्वी में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसे घाटोली का युद्ध के नाम से जाना गया, जिसमें लोधियों की हार हो गई थी। इसके बाद फिर 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई। और इब्राहिम लोधी की हार होने के साथ साथ ही दिल्ली सल्तनत में फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और कुल मिला के अगर हम बात करें तो लोधियों के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। तो एक इतिहासकार हुए हैं निमायतुल्लाह, इनके अनुसार इब्राहिम लोधी के अतिरिक्त दिल्ली का कोई भी सुल्तान युद्ध में नहीं मारा गया था। तो इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई में हराने के साथ साथ मार भी दिया था। तो ये दिल्ली के जो 23 सुल्तान हुए उनमें से अकेला ऐसा सुल्तान था जो एक युद्ध में मारा गया था। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें एक कमेंट करके जरूर बताएं। आप कुछ अगर सब्जेक्ट्स के वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारे मेल आईडी पे, जो हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन वीडियो है उसमें आपको हमारा मेल आईडी मिल जाएगा, आप वहां से हमें मेल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा यही फायदा होगा दोस्तों कि आपको चैनल्स के जो वीडियोस अपलोड होंगे उनका लिंक मिलता रहेगा, उनका रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। इसलिए आप एनएस एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप जो भी आपके दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, इसका लिंक जरूर उनको शेयर करें, उनको जरूर इस चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू।